ये जो भारत है और भारत के आसपास उसके पड़ोसी हैं बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान को छोड़कर, ये सब अब भारत की तरफ दौड़े हैं रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट लेकर। और क्या इस मामले में रूस भारत की सबसे बड़ी मदद कर रहा है? रूस ने समंदर में ऐसा कौन सा जाल बिछा कर रखा है जो जाल इस वक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा लेकर आया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में परिस्थितियां खड़ी हुई है, इसके बाद एनर्जी का संकट बढ़ गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में कहीं न कहीं दिमागी तौर पर मदद मिल रही है ईरान को रूस से और चाइना से। और रूस ने जिस तरीके से इन परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा किया है, इस युद्ध में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त हो रहा है तो वो हो रहा है रूस को, हर तरीके से, आर्थिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर। और अभी गल्फ देशों पर लगातार ईरान के हमले से एनर्जी का क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। किस हद तक बढ़ा है इसको ऐसे देखिए कि बांग्लादेश जो अपना 95% एनर्जी खरीदता है, तेल गैस सब खरीद कर आता है, और कहां से? मिडिल ईस्ट से ही ये खरीद कर आया जाता था। अब यहाँ पर जैसे ही सप्लाई रुकने लगी है, वैसे ही लोगों ने एक तो पैनिक बाइंग करना शुरू कर दिया है, बहुत लोगों ने जमाखोरी करना भी शुरू कर दिया है, और एक डर भी पैदा हो गया है बांग्लादेश के अंदर, असर भी दिखने लगा है। सभी यूनिवर्सिटी को बंद कर दी गई है, ईद से पहले ही छुट्टी दे दी गई है ताकि बिजली बचाया जा सके। डीजल और पेट्रोल की डेली लिमिट लगाई गई है कि इतना ही मिलेगा। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में से 4 बंद हैं, क्योंकि गैस बचाना है इसलिए पावर प्लांट्स को बंद किया जा रहा है। गारमेंट फैक्ट्रियों में पावर कट से बैकअप जनरेटर चलाने के लिए डीजल की कमी है। अब समझ लीजिए, टेक्सटाइल जो कि बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए भी दिक्कतें हैं। पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मात्र 2 हफ्ते का बचा था, और इसके अलावे बिजली कट्स बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। ईद से पहले और भी संकट आने की आशंका है। ये है बांग्लादेश की स्थिति। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है? 70 से 80% ये तेल खरीदते हैं और 100% LNG भी खरीदते हैं जो हॉर्मुज से ही आता है। युद्ध में सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है, कीमतें आसमान छू रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो स्कूल भी 2 हफ्ते के लिए बंद किया है, सरकारी ऑफिस 4 दिन काम कर दिया है, 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, सरकारी वाहनों का फ्यूल 50% कट गया, 60% वाहन ग्राउंड हो गए हैं, सरकारी खर्च 20% कम कर दिया गया, विदेशी यात्रा को बंद कर दिया गया है, जरूरी को छोड़कर सारे लगभग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है करीब 20% तक की। लंबी कतारें पेट्रोल पंप पे लग रही हैं। ऐसे हालात हैं। अब इस हालात के बाद चूंकि पाकिस्तान की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, बिजली का संकट भी यहाँ पर पहले से ही है, बिजली बिल काफी चाइनीज कंपनियों की बकाया भी है। पर अब इन देशों ने पाकिस्तान को छोड़ दे तो बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है और भारत उस अनुरोध को देख रहा है, जांच चल रहा है। भारत ने इस बात को कहा भी है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अच्छा, भारत को तो दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मालदीव, बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं रहे हैं, ऐसे में भारत को नहीं देना चाहिए और भारत को सबसे पहले अपने लिए बचा कर रखना चाहिए। तो पहली बात मैं ये कहूँ कि भारत अभी इसकी समीक्षा कर रहा है। इससे पहले जो 5000 की शिपमेंट गई थी, उस शिपमेंट के बारे में एक चीज साफ साफ कहा गया कि वो डील पहले ही हुई थी और उसी के तहत गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ही बांग्लादेश रिक्वेस्ट ले रहा है। अगर आप देखें तो चाइना उन्हें डीजल दे रहा है। चाइना ने लगभग सभी के लिए एक्सपोर्ट बंद करके रखा हुआ है, लेकिन चाइना इस वक्त बांग्लादेश को, चीन की कंपनी है पेट्रो चाइना, 27,000 मीट्रिक टन डीजल लेकर पहुंची है चटगांव पोर्ट, वो भी सोमवार 9 से 10 मार्च के आसपास। यूनिपेक के 3 कार्गो 13 मार्च से 29 मार्च के बीच पहुंचने वाले हैं। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 60,000 टन का पहले से ही प्राप्त कर लिया है। 1 महीने का स्टॉक ये सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरे महीने का अरेंजमेंट कर। बांग्लादेश ने चीन से भी मदद मांगी है और चीन भी यहाँ इनकी मदद कर रहा है।
फिलहाल बांग्लादेश को लेकर भारत अभी समीक्षा कर रहा है, मालदीव को लेकर समीक्षा कर रहा है। चाइना क्या ढूंढ रहा है? चाइना बांग्लादेश में ढूंढ रहा है अपने लिए बेस और जगह, जो भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। खैर, भारत अब डिप्लोमेटिक तौर पर बांग्लादेश की मदद करता है नहीं करता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चाइना इस मौके का फायदा उठाता हुआ जरूर दिख रहा है। अब अगर भारत मदद करता है तो क्या भारत के लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? तो पहली बात, मैंने कहा कि समंदर में एक जाल बिछा रखा है रूस ने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने मात्र 30 दिन की छूट दी है, इसमें क्या हो जाएगा, भारत रूस से कितना तेल खरीद पाएगा, तो आपको बता दूं, पहली बात, ईरान युद्ध से रूस को फायदा ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। समंदर में रूस का जाल बिछा हुआ है, ये मैंने शुरुआत में ही कहा था। आपको बता दूं, इस वक्त ना रूस अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। कहा जा रहा है कि हर दिन तेल से जितना कमाता था रूस, इसके अलावे 15 करोड़ डॉलर रोज कमा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि इस युद्ध से फायदा होता हुआ रूस को साफ साफ दिख रहा है। रूस ने काफी पहले से ही समंदर में अपने टैंकर भेज रखे थे। अब कुछ ऐसे टैंकर भी थे जो कि ऑन ऑर्डर थे। अब ऑन ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑन ऑर्डर का मतलब है कि कोई भी इसे खरीद सकता है, ऑर्डर दिया गया और उसकी तरफ मुड़ गया। यानी ऐसा नहीं है कि रूस से निकलेगा तभी पहुंचेगा। समंदर में खड़े हैं बहुत सारे टैंकर। कहा जा रहा है कि एशियाई जल क्षेत्र में लगभग 30 टैंकर 1.9 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लेकर खड़े हैं, जो लगभग 3,10,000 टन रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ भी हैं। जैसे जैसे ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच लड़ाई हो रही है और एनर्जी के बाजार हिल रहे हैं, ऐसे में इनके पास ऑर्डर भी खूब पहुंच रहा है। 25 ऐसे जहाज हैं जिनमें अलग अलग ग्रेड के तेल हैं। इनमें हल्का सोकोल कच्चा तेल भी है। कई टैंकर इस समय चीनी जल क्षेत्र के करीब हैं, तो कई भारतीय जल क्षेत्र के करीब भी हैं। और अब भारत यहाँ से आसानी से तुरंत इन तेलों को खरीद सकता है। अभी क्या सीन है, अगर भारत की बात करें तो भारत में नायरा एनर्जी, भारत और रूस की रिफाइनरी भी है, जिसमें जल्दी से जल्दी इनको रिफाइन किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और भारत ने काफी हद तक तेल खरीदा है, तो क्लाइंट से लेकर सब सारी चीजों का एक ग्लोबल सप्लाई चेन भी बन चुका है। ऐसे में फिलहाल के लिए रूस से आने वाले तेल पर कोई रुकावट नहीं दिख रही है, और अगर संकट और आगे बढ़ता है तो अमेरिका भी दबाव बनाना छोड़ देगा। तो भारत के पास वेनेजुएला के तेल का, रूस के तेल का एक बड़ा ऑप्शन है। इसलिए भारत आने वाले समय में एनर्जी के मामले में अगर आप देखें तो एक सिक्योर पोजीशन पर लगता है। आपको क्या लगता है, भारत को देना चाहिए तेल या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।